मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। ये मेरी स्टोरी नहीं है, मैंने वाटपैड से ये स्टोरी मैंने ली है, वो भी ऑथर के परमिशन से। और इस स्टोरी का जो क्रेडिट है मैं ऑथर को देती हूँ और मैं ये स्टोरी को एक्सप्लेन करूँगी, वो भी अपने चैनल पर। स्टोरी के स्टार्टिंग में मोरलिंग के मठ में एक गीले पत्थर और जली हुई अगरबत्ती की खुशबू थी। यह याद की तरह लैंसन के कपड़ों से चिपकी हुई थी। ठंडी सुबह, शांत शाम, कोई आना जाना वाला नहीं, कोई संगीत नहीं। हर दिन उस बजरी वाले रास्ते को साफ करता, उस पेड़ को सूखता और खिलता देखता, और किसी ने उस शांत मॉन्क से सवाल नहीं किया जिसकी रीढ़ की हड्डी बहुत सीधी है और उसके आंखें कभी किसी से नहीं मिलाया था। उसके हाथ कभी कभी अभी भी कांपते हैं जब तेज हवा चलती है, जब कोई उसके पीछे से बहुत करीबी गुजरता है। उसने हफ्ते पहले अपनी उंगली को अपनी नाड़ी पर दबाया था, उसे बर्फ और दर्द से सील कर दिया था। किसी ने नहीं देखा था, किसी ने उसे रोका नहीं था। ये उसके आने से पहले की बात थी। वेवुशियन एक टूटा हुआ तारा की तरह मठ के आंगन में लड़खड़ाता हुआ आया, चमकदार रास्ते से भटका हुआ और अपने आसपास की बेखबर दुनिया के लिए बहुत ज्यादा। मॉन्क बंद कमरों के पीछे उसके बारे में फुसफुसाते थे। उसकी मुस्कान बहुत तेज थी, उसके कदम बहुत ढीले थे और चलते समय वो गुनगुनाता था एक पुराना युद्ध गीत जिसे कुछ अश्लील चीज में बदल दिया गया था। वो वहां का नहीं था, लेकिन लैंसन भी नहीं था सच में। उस रात जब घंटियां बजना बंद हो गई, तब तेज कदम की आवाज से सन्नाटा टूटा। लैंसन मुड़कर झाड़ियों के आंगन के बीच में ही था, तभी एक अजनबी ने एक खंबे का किनारा पकड़ा और लड़खड़ाते हुए, उसका चेहरा पीला और लाल था। मॉन्क, वेवुशिया ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें एकदम वाइल्ड थी। मेरी मदद करो। लैंसन वहां से नहीं हिला। वेवुशियन की पुतलियां चौड़ी हो गई थी, माथे पे पसीना चमक रहा था। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा, कांपते हुए हाथ से एक तावीज को अपनी छाती से दबाया। किसी ने मुझे ड्रग्स दिया है, एक औरत ने। उसे नहीं पता है कि उसने किससे पंगा लिया है। एक कड़वी हंसी। उसे नहीं पता है कि मेरे पास झेलने के लिए सही गोर नहीं है। लैंसन ने माथे पर बल डाला। तुम्हें एक हीलर की जरूरत है। नहीं, वेवुशिया ने फुसफुसाया। मुझे यान की जरूरत है। लैंसन की आंख सिकुड़ गई थी। और भी है, मैंने तुम्हें चुना है। वेवुशियन की आवाज अब धीमी गुर्राने जैसी थी। तुम वैसे नहीं, तुम दूसरों जैसे नहीं हो। तुमसे धूल और प्रार्थना की खुशबू नहीं आती है। तुम कुछ छुपा रहे हो। एक कदम और करीब आया। चांद की रोशनी में उसका हाथ हल्की से कपकपी और आंख के नीचे काला घेरा दिख रहा था। लैंसन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी उंगलियां बगल में फड़क रही थी। तुम भी इसे महसूस कर रहे हो ना? वेवुशिया ने फुसफुसाया और खिंचाव, सीने में वो दबाव जैसे तुम जल जाओगे और टूट जाओगे।
अब और बहुत करीब, बस एक धड़कन की दूरी पर। उसके आसपास की दुनिया ने अपनी सांस रोक लिया था। मैं अपने पे कंट्रोल खो दूंगा, वेबुशियन ने सांस लेते हुए कहा, और मैं अकेला नहीं करना चाहता। उसे ऐसा किस किया जैसा दो आदमी जो छूना भूल गए हैं। ये कोमल नहीं था, ये ठीक नहीं था। दांत, हाथ, गर्मी वेबुशियन की पीठ मंदिर के फर्श पर इतनी जोर से लगती है कि उसके फेफड़ों से सांस निकल गई। लेकिन वो हंस रहा था और लैंसन भूखा था। लैंसन की बंद नसें फड़क रही थी और चटक रही थी। वेबुशियन का यूनिकॉर्न उसकी त्वचा के नीचे चीख रहा था। बहुत ज्यादा शक्ति, बहुत कम कंट्रोल। लेकिन जब लैंसन ने अपना माथा वेबुशियन के माथे से लगाया तो दुनिया थम गई। एक सांस बाहर निकलती है, इन और यान, आग और बर्फ। न विनाश न जहर, संतुलन। सुबह वेबुशियन पहले ही जा चुका था। उसके जगह पर सिर्फ एक कमल का बीज बचा था। लैंसन उसे बहुत देर तक देख रहा था। उसके वो पीछे नहीं गया। लेकिन वो जाएगा जिस दिन हवा बदलेगी, जिस दिन अफवाह फैलेगी, जिस दिन हंसती हुई आंखें वाला, काले कपड़े पहने वाला एक साधक जंजीरों में जकड़ा हुआ एक बिन नाम का मॉन्क का मांग करेगा, जिस दिन वेबुशियन अपने अंदर एक और धड़कन के साथ वापस आएगा। जिस रात सब कुछ बदल गया। उसके 3 चांद के बाद मठ की घंटियां प्रार्थना के लिए नहीं, बिल्कुल एक बुलावा के लिए बजा। वहां पत्र चुपचाप आया, जिसे काले और लाल कपड़े पहने हुए साधक लाए थे। मठाधीश ने उस एक बार पढ़ा। उनका चेहरा पीला पड़ गया और उन्हें लैंसन की और ऐसी नजर से देखा जिसमें दया और डर था। इलिन लाउजम का आदेश है कि लैंसन नाम का मॉन्क को जंजीर में बांधकर दानवदम गुफा में ले जाए। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई सुनवाई नहीं, बस एक नाम गहरा, जानबूझकर इस्तेमाल किया गया स्याही से लिखा गया था। जब उन्हें उसकी कलाई बांधी तो लैंसन घुटने के बल बैठ गया। उसने कुछ भी नहीं कहा। इलिन की यात्रा जितनी लंबी थी उससे भी कहीं ज्यादा लंबी लगी। जिन कस्बों से वो गुजर रहा था वहां बंद खिड़कियों के पीछे से फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। उसके साथ चलते रहे साधक ने कभी भी बात नहीं किया, बस कभी कभी उसे देख रहे थे, जैसे उन्हें यकीन नहीं था कि वो किसी अपराधी को लेके जा रहे हैं या किसी बलि को। जब तक वो दफन टेली की धुंध से ढकी चट्टानों तक पहुंचे, तब तक लैंसन के कपड़े धूल से सन चुके थे और उसकी आंखों में सवाल भरे हुए थे। क्या लैंडशीचर ने आखिरकार उसे ढूंढ लिया है? क्या मिंगियाओ ने उसकी किस्मत लिखी है? क्या लाओजू ने उसका भेष पहचान लिया है? राक्षस दमन वाली गुफा पहाड़ पर बनी एक निशान की तरह दिख रही थी। अंदर हवा आत्मिक अवशेष से चमक रही थी, अस्त व्यस्त पुरानी नक्काशीदार दिए में आग की लपट
टिटमा रही थी। दीवार पर तावीज हल्की चमक रही थी और बीच में मांस बनी परछाई की तरह बैठा था। वे वुशियान नहीं, ईलिन लाओजू। जब लैंसन को घिसाड़ कर अंदर लेके आए तो उसने धीरे धीरे ऊपर देखा। उसका चेहरा आधा परछाई में था, आंखें जैसे बाहर थी, ओठ बिना मुस्कान की थी। उसके कपड़े गरजते हुए बादल की तरह काला था। लेकिन जिस चीज ने लैंसन को पत्थर के फर्श पर जमा दिया, वो उस आदमी की शक्ति नहीं थी। वह उनके कपड़ों के नीचे उसके पेट का उभार था। गर्भवती, असंभव। लैंसन बिना कुछ कहे घुटने के पर बल बैठ गया।